Good morning students, how are you? Beta, today's topic is one person company. एक व्यक्ति की कंपनी के बारे में मैं आपको आज स्टार्ट कराने जा रही हूँ। वैसे तो बेटा आपने पीछे जो टॉपिक पढ़ा था, वन पर्सन के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, लेकिन एक व्यक्ति की कंपनी भी हो सकती है। इसके बारे में पहले मैं कुछ बताऊंगी कि कंपनीज़ एक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ये एक्ट पास कैसे हुआ, क्या था, तो इसमें बेटा क्या है वन पर्सन कंपनी के बारे में। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ वन पर्सन कंपनी in Indian Companies Act 1956, but because of several reasons, the Companies Bill 2012 was passed in Lok Sabha for the establishment of OPC, one person company. बेटा कंपनीज एक्ट जो 1956 है उसमें वन पर्सन की कंपनी का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन बेटा कंपनीज बिल जो 2012 में 2012 में लोकसभा के अंदर पास किया गया था, उसके अंदर वन पर्सन की कंपनी का प्रावधान है, इसे एस्टेब्लिश किया गया। और वन पर्सन कंपनी है क्या? इट रेफर्स टू अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही व्यक्ति उसका मेंबर होगा, एंड विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डिनरी कंपनी। और एक मेंबर जब उसका, एक व्यक्ति उसका जो मेंबर होगा, और वो एक व्यक्ति के रूप में ही वो व्यक्ति उस ऑर्डिनरी लेवल की कंपनी के सारे जो प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो एक मेंबर होता है ऐसी कंपनी का, और उस एक मेंबर पे नॉर्मल जो एक ऑर्डिनरी कंपनी है उसके सारे के सारे प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो वन पर्सन की कंपनी एक मेंबर की होगी और प्रिंसिपल ऑर्डिनरी कंपनी के अकॉर्डिंग उसे करने पड़ेंगे, उसके ऊपर अप्लाई होंगे। उसके बाद बेटा काजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी की फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, किन कारणों से हमें वन पर्सन की कंपनी को एस्टेब्लिश करना पड़ा। इसमें सबसे पहला कारण है मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेटा एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो सोल ट्रेडर का था, उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को यदि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ओपीसी को हमने एस्टेब्लिश किया। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। एज इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, पीपल डज नॉट ट्रस्ट। अनऑर्गेनाइज्ड लेवल का बिजनेस था तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे। दे हेजिटेट वाइल गिविंग इट लोन एंड गुड्स ऑन क्रेडिट। एक अकेले व्यक्ति को लोन देने से भी लोग डरते थे और क्रेडिट उधार देने से भी डरते थे। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ओपीसी, सोल ट्रेडर हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड एंटर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेटा वन पर्सन की कंपनी के आने से सोल ट्रेडर का जो व्यवसाय है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आ गया था। सोल ट्रेडर इसमें जो है, अब उस सोल ट्रेडर को जो अब एक वन पर्सन की कंपनी के रूप में रोल प्ले कर रहा है, अब उसे लोन भी इजीली मिलने लग गया है और उधार माल भी उसे इजीली मिलने लग गया है। दिस विल हेल्प हिम टू हैव ऑल द बेनिफिट्स of organized sector, namely an increase in the trust of the people। अब वही सोल ट्रेडर जब ओपीसी में वन पर्सन की कंपनी में काम कर रहा है तो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहले जो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे अब धीरे धीरे लोग उसके ऊपर जो है ऑर्गेनाइज्ड में आने के कारण विश्वास करना शुरू कर देंगे।
सेकंड पॉइंट है इसको शुरू करने का, स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। ओपीसी को शुरू करने का मेन एक और पर्पस भी है कि प्राइवेट कंपनी को जो गलत तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता था, अब वो प्राइवेट कंपनी को गलत तरीके से फॉर्मुलेट भी नहीं किया जाएगा, उसकी गलत तरीके से फॉर्मेशन होनी बंद हो जाएगी। कैसे बेटा? इफ़ अ सिंगल पर्सन wants to form a private company, he does this, but he gives some other person minimum partnership and continue to possess the remaining share with himself। बेटा एक अकेले व्यक्ति को यदि प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करना होता था तो एक अकेले व्यक्ति से तो सोल प्रोप्राइटर होती थी, और प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती थी। तो वो 2 लोग दिखाने के लिए एक तो वो खुद होता था, दूसरा वो किसी को वैसे ही अपना पार्टनर बना देता था जो कि एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता था। Here it seems as if the company was being run by 2 person, ताकि दिख सके कि ये कंपनी 2 लोगों के द्वारा शुरू की जा रही है। Whereas there is only 1 person who is the real owner of the company, जबकि वास्तव में एक ही व्यक्ति ओनर होता था। केवल जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती थी, कागजी जो कार्यवाही की जाती थी, उसमें केवल 2 व्यक्ति ही दिखाए जाते थे, जबकि एक्चुअल में काम करने वाला व्यक्ति एक ही होता था। टू चेक दिस रॉन्ग प्रैक्टिसेस ओपीसी वाज फॉर्म्ड। इस गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी की चेकिंग को ख़त्म करने के लिए, ताकि अच्छे से चेक करके ये शुरू किया जाए, तो ओपीसी की शुरुआत की गई, ताकि प्राइवेट कंपनी का गलत तरीके से फॉर्मेशन ना हो सके। नाउ टू फॉर्म अ कंपनी देयर इज़ नो नीड टू ज्वाइन हैंड्स विद अनदर पर्सन। अब ओपीसी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज़। केवल जो है ओपीसी कंपनी की जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके एक इंसान जो है प्राइवेट कंपनी वाले जो है फ़ायदे ले सकता है। एक ही इंसान ये फ़ायदे ले सकता है। तो इस तरीके से ओपीसी को शुरू करने से प्राइवेट कंपनी की गलत तरीके से जो फॉर्मेशन होती थी वो बंद होनी शुरू हो गई। उसके बाद बेटा ओपीसी की फ़ीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली फ़ीचर है only one person is required. For the formation of the OPC, only one person is needed. Any one person alone can get OPC registered and start the business under his control. एक अकेला व्यक्ति OPC का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और एक अकेला व्यक्ति ही बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो ओपीसी की पहली क्वालिटी है ओनली 1 पर्सन इज़ रिक्वायर्ड। एक ही व्यक्ति की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी इसकी क्वालिटी क्या है? स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी का जो ट्रीटमेंट है वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में होगा। कैसे प्राइवेट कंपनी के रूप में होगा? द स्टेटस ऑफ द ओपीसी इज़ लाइक अ प्राइवेट कंपनी। इट इम्प्लाइज द ओपीसी हैज़ गोट ऑल द अजम्पशंस एंड प्रिविलेजेस लाइक दोज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। बेटा ओपीसी को प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कैसे? जो प्राइवेट कंपनी को प्रिविलेज मिलती है, छूट मिलती है, जो प्राइवेट कंपनी को सहायता दी जाती है, वो सारी की सारी छूट, वो सारी की सारी प्रिविलेजेस जो प्राइवेट को मिलती हैं वो ही सेम जो हैं ओपीसी को दी जाती हैं, 1 पर्सन की कंपनी को दी जाती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसकी फीचर का है अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। बेटा यहाँ पर हमें अपना नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो फॉर्म थी उसमें नॉमिनी अपॉइंट नहीं करते हैं।
परंतु यहाँ पर बेटा 1 पर्सन की कंपनी में हमें एक नॉमिनी उत्तराधिकारी अपना अपॉइंट करना पड़ता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओपीसी इट्स ओनली मेंबर हैज़ टू नॉमिनेट सम अदर पर्सन। एक किसी भी पर्सन को हम अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ नॉमिनेटिंग अ पर्सन इज़ टू मेंटेन द continuity of the company in case of the death और inability of the main member। बेटा सोल प्रोपराइटर में तो नॉमिनी हम अपॉइंट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उस एक की डेथ हो जाती है तो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन 1 पर्सन के बिज़नेस में जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं, इसका मतलब कॉन्टीन्यूस लेवल का एग्जिस्टेंस होता है, बिज़नेस बंद नहीं करना। तो इसका मतलब किसी मेन मेंबर जो एक व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है तो वो नॉमिनी जो है उसकी जगह पे पूरा प्रॉपर उसी की तरह का रोल प्ले करता है। तो नॉमिनी जो पर्सन है वो इस बिज़नेस में कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ओपीसी अ रिटन कॉन्सेंट of the nominated person has to be submitted to the registrar of the company। बेटा यहाँ जब हम ओपीसी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 1 पर्सन की कंपनी में जो हमारा नॉमिनी होगा उसका नाम भी हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जमा कराना पड़ता है, ताकि उसके डेथ के बाद उस नॉमिनी ने उस कंपनी का चार्ज संभालना है। उसकी जो कंपनी है वो कॉन्टीन्यूस लेवल पे, लगातार लेवल पे चलती रहे। तो ओपीसी में नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है और नॉमिनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी भेजी जाती है जब ओपीसी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है जॉइंट होल्डर। इन एन ओपीसी ओनली 1 पर्सन इज़ द ओनर of all the shares of the company, but if 2 person wish to become the joint holder of all the shares of the company it can be done। बेटा यहाँ पर वैसे तो एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन यदि 2 व्यक्ति भी हों तो वो जॉइंट होल्डर की तरह 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से भी यहाँ पर संयुक्त रूप से जॉइंट होल्डर के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं। इन सच अ सिचुएशन जॉइंट होल्डर शैल बी रिगार्डेड एज 1 मेंबर। तो यहाँ पर जॉइंट होल्डर जो हैं वो 1 मेंबर के रूप में रोल प्ले करते हैं। है 2 मेंबर लेकिन 2 की ओर से 1 मेंबर के रूप में। इसका मतलब वो एक दोनों की ओर से सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है। तो इसकी फीचर में पॉइंट क्या है? जॉइंट होल्डर। वो जॉइंट होल्डर जो है 1 मेंबर के रिगार्ड के रूप में काम करेंगे। उसके बाद है इसकी फीचर लिमिटेड लाइबिलिटी। इन ओपीसी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। इन केस ऑफ लॉस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड टू द कंपनी। 1 पर्सन की कंपनी में मेंबर जो है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और लिमिटेड भी कितनी होती है? जितनी जो है उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। जबकि सोल प्रोपराइटर में जब 1 पर्सन था तो वहाँ उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन 1 पर्सन की कंपनी में उस अकेला व्यक्ति जो है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और लिमिटेड भी कहाँ तक है? जहाँ तक उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। उसके बाद है बेटा स्पेशल वर्ड्स विद द नेम। बेटा 1 पर्सन की कंपनी को अपने नाम के साथ ब्रैकेट में स्पेशल वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और वो स्पेशल वर्ड जो ब्रैकेट में यूज़ करना है वो क्या वर्ड यूज़ करना है? 1 पर्सन कंपनी। सम स्पेशल वर्ड्स आर यूज्ड विद द नेम ऑफ ओपीसी। अंडर इट्स नेम 1 पर्सन कंपनी इज रिटन इन ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में उसे ओपीसी लिखना है। ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन की कंपनी में
उसे जो भी अपने एग्रीमेंट करने हैं उन एग्रीमेंट के साथ लिखना है कि ये एग्रीमेंट जो किया गया है वो 1 पर्सन की कंपनी के साथ किया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 1 पर्सन की कंपनी में डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है, जबकि सोल ट्रेडर में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। कैसे? इन एन ओपीसी जर्नली द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज ओनली 1। नॉर्मली एक ही डायरेक्टर होता है। द मेन मेंबर ऑफ द कंपनी इज आल्सो इट्स डायरेक्टर, और वो एक अकेला जो मेन व्यक्ति है वो कंपनी में एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है, रोल प्ले करता है। इफ़ एनी नीड बी द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी अप टू 15। और बेटा यदि ज़रूरत कभी महसूस हो तो 1 पर्सन कंपनी जो है, एक अकेले व्यक्ति की जो कंपनी है उसके डायरेक्टर जो हैं 15 तक भी जा सकते हैं। इसका मतलब नॉर्मली तो एक अकेला व्यक्ति ही एज अ डायरेक्टर रोल प्ले करता है, और खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़ जाए तो डायरेक्टर्स की काउंटिंग जो है 15 तक हो सकती है। तो बेटा ये मैंने 1 पर्सन की कंपनी की फीचर्स करवाई थी। क्या क्या? ओनली 1 पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी, उस ओपीसी का जो स्टेटस है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह होता है। इसका मतलब सारी की सारी जो छूट, प्रिविलेज वगैरह जो मिलती है वो सारी की सारी 1 पर्सन कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी की तरह की मिलती है। एक नॉमिनी को हम यहाँ अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी होगा। जॉइंट होल्डर होंगे, एक अकेला व्यक्ति होता है, वैसे यदि 2 हो तो 2 व्यक्ति जॉइंट होल्डर के रूप में 1 पर्सन की कंपनी में रोल प्ले कर सकते हैं। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। स्पेशल वर्ड्स विद द नेम, अपने जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह किए जाते हैं उनके साथ एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रैकेट में, और वो क्या है? 1 पर्सन कंपनी। और उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। वैसे तो एक डायरेक्टर होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 15 डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो 1 पर्सन की कंपनी का जो बिल पास हुआ था वो हमारा लोकसभा में पास हुआ था। उस बिल का नाम था द कंपनीज बिल 2012।